अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। कुछ ऐसा ही लगता है कि जैसे इलेक्शन का माहौल बन गया। अभी आप देख रहे हैं लॉन्ग मार्च शुरू है कराची से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बिलावल भुट्टो लीड कर रहे हैं, आसिफा भुट्टो साथ हैं उनके, और दूसरी तरफ देख रहे हैं पीटीआई का भी एक लॉन्ग मार्च कुछ सिंध से जारी और सारी है। और पंजाब में एंटर करेंगे कल दोनों। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान गए अपने अलायंस के जो की पार्टनर्स हैं उनके पास, पीएमएलक्यू के लीडरशिप के पास गए, जहां वो सबसे ज़्यादा लगता है पीएमएलक्यू खूब मज़े कर रही है। पत्ता उनके हाथ में, कभी वो ज़रदारी साहब जाते हैं तो कभी शहबाज शरीफ साहब जाते हैं, कभी मोहम्मद सिलाई साहब कुछ कहते हैं तो क्या कहें, गुड्डी चढ़ी हुई है उनकी, इस वक्त चढ़ी होती है। वैसे उनकी इस्टेब्लिशमेंट से काफ़ी लिंक शिंक्स होते हैं, पता है उन्होंने कि क्या करना है क्या नहीं करना। इस वक्त आप देख रहे होंगे कि आज गए थे प्राइम मिनिस्टर, 35 मिनट उनकी मुलाकात हुई। कुछ बाहर ख़बरें निकली कि जी उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं और साथ ही रहेंगे, आप फिक्र ना करें। अब अगर ऐसी बात है तो फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से क्या कहेंगे। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे बार बार पीएमएलएन के लोग कहते हैं कि जी हमारे पास तो लोग हैं पीटीआई के, वो टूट के हमारे पास आ गए हैं, आप देखें तो सही क्या होता है। तो देखें तो सही क्या होता है, इसी पर सब फोकस किए हुए हैं। अभी हम बात करेंगे, बड़ा ज़बरदस्त हमारे साथ पैनल है। कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो कुछ कीमतें कम करने की बात की थी उसको सराहा गया, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। और बिलावल भुट्टो ने तो आज पूरे दिन क्रेडिट उसका लिया। उन्होंने कहा देखें अगर हम जब तक इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो और भी कीमतें कम हो जाएंगी चीज़ों की। बहरहाल होता क्या है क्या नहीं होता, इसके लिए इसको समझने के लिए और आगे आने वाले दिनों में क्या होगा, हमारे साथ मौजूद है हामिद मीर साहब, जिनका सबसे राब्ता है, ख़बर इनके पास बड़ी होती है, कभी बताते हैं कभी मिसरीड करते हैं। हामिद मीर साहब थैंक यू। और गप भी लगा देते हैं ना, कोई पता नहीं चलता। और आमिर मतीन साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, एंकर हैं, राइटर हैं, बहुत शुक्रिया। आमिर शायद पहली दफ़ा मेरे प्रोग्राम में आए। नहीं, मैं तकरीबन पहली दफ़ा। आपने बड़ी अच्छी बात बुलाया, गप भी हद होती है आपके प्रोग्राम में। अच्छा, बहुत शुक्रिया आने का। नज़ीर लगारी साहब हैं, नाज़रीन सीनियर एनालिस्ट एंकर हैं और सिंध की सूरत हाल को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, जानते हैं, पाकिस्तान को भी, बट फोकस इनका सिंध पर ही रहता है। लगारी साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और हमारी दो सीनियर एनालिस्ट एंकर लाहौर में, बड़ी उनका एक शी इज़ गॉट हर ईयर टू द ग्राउंड, उनको पता है वहाँ क्या हो रहा है। और अपना एक चैनल पे भी उन्होंने, जियो पे तो होती हैं लेकिन द करंट भी उन्होंने एक शुरू किया था, वो भी बड़ा ज़बरदस्त। मेमल सरफराज बहुत शुक्रिया आने का प्रोग्राम में। तो मेमल, वेरी क्विकली लाहौर की क्या खबर है जी? इमरान खान साहब मिले हैं आज जाके चौधरी शुजात साहब को, क्या आपको खबर है? नसीम, अभी तक तो जो मीडिया के अंदर चीजें आ रही हैं वही सामने हैं कि एलाइज ने यही कहा पीएमएलक्यू ने कि वो इस वक्त हुकूमत के साथ खड़े हैं। तो ये काफी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज। आई थिंक ये मीटिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि आपने पिछले महीने का आपने जिक्र भी किया कि कितनी मुलाकातें ऑपोजिशन की तरफ से जो हुई हैं चौधरी बरादरान के साथ, और खास तौर पे जो शहबाज शरीफ साहब की 14 साल के बाद जिस तरीके से मुलाकात हुई थी, तो उसके ऊपर इसी वजह से मेरे ख्याल में जो इतनी तेजी आई है सारे मामलात के अंदर। और फिर जो कल की वजीर आजम साहब की स्पीच भी है वो भी उसी तनाजुर में लेनी चाहिए कि जिस तरीके से एलाइज के साथ भी मुलाकात हो रही है और उसके अलावा पीटीआई के अंदर के लोगों से भी जिस तरीके से ऑपोजिशन का राब्ता हो रहा है, तो मेरे ख्याल में उसी तनाजुर में देखा जाए। आज का दिन जो था वो अहम इसलिए था कि वो अपने एलाइज को अपने साथ रखने के लिए ये मुलाकात जो है वो की गई है। अच्छा जी, लगारी साहब वेरी क्विकली, सिंध से जो दो लॉन्ग मार्चेस चले हुए हैं उन पे आपकी क्या आपका क्या तज्जिया है? वो उनका इम्पैक्ट कुछ हो रहा है इस्लामाबाद पे या सिंध की पॉलिटिक्स के अंदर, या क्या देखते हैं आप? मेरे ख्याल में बहुत अहम डेवलपमेंट है। यहाँ से जिस तरह बिलावल निकले हैं और कराची से ठट्ठा से बदीन और उसके बाद हैदराबाद पहुँचे। अभी हैदराबाद से निकले ही थे कि वज़ीर आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सब कुछ आया जो हमने कल देखा है। और वहाँ जो निकल रहा है वो उसके वॉल्यूम के हिसाब से, जितना वॉल्यूम है, जितना उसका हुजम है पार्टी का सिंध में पीटीआई का, उसी हुजम से उनका क्राउड भी है, उनके साथ गाड़ियाँ भी हैं, उनके साथ लोग भी हैं। लेकिन ज़ाहिर है सिंध से बिलावल जिस तरह से निकले हैं वो हमेशा सैलाब की तरह निकलते हैं, और इस वक्त भी उनका क्राउड जो उनके साथ है वो सैलाब की तरह है। बहुत बड़ा सैलाब जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। और
शाह साहब चल रहे हैं, शाह साहब के साथ वो तो कराची की उनके तरफ वज़रा जा भी रहे चल हैं। रहे हैं। जी, जो कराची की तरफ आ रहे हैं, उनके एक कुछ लोग मिसिंग हैं। एक लीडर ऑफ अपोजिशन भी 2 दिन नज़र नहीं आए हैं, उनका पता नहीं चल रहा है कि कहाँ हैं वो, और ना तो उनका कहीं रखा गया है प्रोग्राम जो सबसे ज़्यादा गरमाए रखते थे कराची में माहौल को, तो हलीम अब्दुल शेख को अब इग्नोर किया गया है। तो ये एक सूरत हाल चल रही है, वहाँ ना पार्टी की बेस है, ना उनकी लीडरशिप है, ना वर्कर्स हैं। बस जितने उन्होंने मंगवा लिए हैं उतने हैं, उनके साथ चल रहे हैं, और कोई बड़ा शो नहीं है। तो दूसरा शो ज़ाहिर है बड़ा है, क्योंकि सिंध से वो हमेशा मुंतखब होते रहे हैं। पिछले 50 साल में, 52 साल में जो इलेक्शन पे, उस इलेक्शन से लेकर अब तक अक्सरियती पार्टी तो यही रही है, और उनके उनके रूट्स मौजूद हैं सिंध में। और ये ऐसा नहीं है कि एक वहाँ से एक रैली चले घोटकी से और यहाँ उनका जो है क्राउड तोड़ दे, या उनकी जो है वो पॉपुलैरिटी कम हो जाए, ये ऐसा नहीं लगता है। सिंध जो है वो एक तरफा है इस वक्त, जिस तरह से चल रहा है। अब देखते हैं ठीक। जब वो सराइकी बेल्ट में दाखिल होते हैं, ठीक। तो सराइकी बेल्ट में जो पहला डिस्ट्रिक्ट है वो भी पीपल्स पार्टी का हमेशा साथ रहा है, रहीम यार खान, और फिर रहीम यार खान से आगे बावलपुर है, बावलपुर में भी वो जाहिर है बहुत देखते हैं बड़ी जी, वो वर्कर्स। देखते हैं उसका कल क्या किस तरफ वो बढ़ता है, किस तरीके से आगे बढ़ता है। पंजाब में एंटर करते हैं। हामिद, अभी डी चौक में भी कुछ हो रहा है, बलोच स्टूडेंट जो उठाया गया है उसके हवाले से कहा जा रहा है कि काफ़ी स्टूडेंट्स जमा हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो मुझे लगता है कि जो इस्लामाबाद पुलिस है ना, वो एक्सरसाइज कर रही है कि जब पीपल्स पार्टी का क्राउड यहाँ पे पहुँचेगा तो कैसे निपटना है। तो जो एक हफीज़ बलोच है, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है एमफिल का, तो उसको खुशदार से अगवा किया गया है। तो उसकी रिहाई के लिए कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के जो बलोच स्टूडेंट्स हैं, पख्तून स्टूडेंट्स हैं, और कुछ इस्लामाबाद की सिविल सोसाइटी के लोग, वो उन्होंने पहले प्रेस क्लब में दोपहर को मुजाहरा किया, उसके बाद वो डी चौक की तरफ गए। तो पुलिस ने ना सिर्फ उनको मारा है, बल्कि जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं और ईमान हाजिर मजारी हैं उनको और काफ़ी सारे लोगों के साथ बदतमीज़ी भी की है, और काफ़ी देर तक उनसे मोबाइल वगैरह छीन लिए, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। तो बड़ा एक ये बैड टेस्ट में जाता है कि पाकिस्तान का वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, बानिया पाकिस्तान के नाम पे यूनिवर्सिटी का नाम है, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है, उसका स्टूडेंट उठाया हुआ है। उसकी रिहाई के लिए आप लोगों को उनका आइनी और सियासी हक इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दे रहे, उनकी आवाज़ दबा रहे हैं। तो आप सबूत दे रहे हैं इस्लामाबाद की सड़क पर कि हाँ, बलोचों की आवाज़ यहाँ पर दबाई जाती है। तो बहुत अफसोसनाक बात है ये। और आमिर, वो पेका के हवाले से वेरी क्विकली आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने तो क्लियरली कह दिया कि मिसलीड किया प्राइम मिनिस्टर को, उनको बताया नहीं गया कि डेफेमेशन क्लॉज है ऑलरेडी। जी, वो एक तो क्राइसिस वैसे पॉलिटिकल चल रहा है, इकोनॉमिक चल रहा है, इंटरनेशनल चल रहा है, उसके अंदर एक जो बिल्कुल गैर ज़रूरी अवॉइडेबल कॉन्फ्लिक्ट था वो ये सहाफ़ियों के साथ लड़ाई है। और सहाफ़ियों के अंदर कोई एक तबका नहीं है, ये बिल्कुल टोटल यूनिटी है और सबका एक ही स्टांस है। और ये पहले भी मुशर्रफ ने, नून लीग ने, बड़ी बड़ी हुकूमतों ने, जमहूरी और गैर जमहूरी ने ट्राई करके देख लिया और आज तक ये नहीं हुआ। ये बच्चे को भी नज़र आ रहा है कि ये बैकफायर करेगा, इनको आपस में वापसी माफ़ी मांग के वापस आना पड़ेगा। और ये मैं दोहरा दूँ जो कि हम सब का कहना है कि हम रिफॉर्म्स के हक में के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि हमारे साथ बैठें, हमारे साथ मिल के बैठ के तो हम खुद बताएंगे। हमने खुद जो तजावीज़ दी हुई हैं, मुझे खुद ये मौका मिला था एक दफ़ा जब ये PFU जो ने एक दफ़ा कमीशन किया था, हुमाली प्रेसिडेंट थे, मज़हर अब्बास जनरल सेक्रेटरी थे, कि जनाब ये हमें खुद रिफॉर्म करने चाहिए अपने, क्योंकि हमें इख्तलाफ रहता है कि जब हमारे मीडिया स्पेसिफिक आते हैं। तो उसके बाद वो ड्राफ्ट जो बनाया गया था उसमें मोहम्मद मालिक, ज़फ़र अब्बास, मुझे, हम लोगों को ये कमीशन दिया गया था। हमने बड़ी मेहनत की थी, ज़्यादा ज़फ़र अब्बास ने की थी। उसके बाद उसको CPNE से, APNS से, PBA से और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट से, फिर जो हमारे बुजुर्गान थे, रहमान साहब फात हो गए, उनसे वेट करवा के, सबसे प्रूव करवा के हमने कहा जनाब ये है
ये वो मैंने फवाद चौधरी साहब को भी पेश किया हुआ है, गवर्नमेंट को भी दिया हुआ है, और वो बहुत ज़्यादा जो ये सख्त चीज़ें कह रहे हैं, हाँ उसके अंदर क्रिमिनल ये नहीं है कि नॉन बेलेबल और दहशतगर्दों की कैटेगरी में नहीं हमने डाला हुआ, मगर उसके अंदर मीडिया कंप्लेंट कमीशन है जिसके अंदर की मेजॉरिटी हमने नॉन जर्नलिस्ट की रखी है कि हमने खुद एहतसाबी के लिए पेश किया गया है। तो हम चाहते हैं कि हमारे से बात करके तो उसके बाद ये वाली चीज़ बनाई जाए, मगर बज़िद हैं प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल, या आप कह लें कि मिसलेड है या उनको समझ नहीं है, तो ये बस लड़ाई चल रही है। देखिए कल जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो तकरीर की, तो उस तकरीर में उन्होंने जिस तरीके से इल्ज़ामात लगाए कि कुछ सहाफ़ी जो हैं वो पैसे लेते हैं, रिश्वत लेते हैं अपोजिशन से और हुकूमत के ख़िलाफ़ ख़बरें देते हैं। पहली बात तो यह है कि उन्हें चाहिए कि वो सबूत लेके आएँ, वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं, नाम लें कि कौन पैसे लेता है। अगर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म, तो सबूत तो होगा ना आपके पास, सबूत सामने लेके आएँ और मुकदमा दर्ज करें। पाकिस्तान में कवानीन मौजूद हैं, तो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को इस तरह जो है ना ऐसे बात नहीं करनी चाहिए जिस तरह के वो जो है ना अपोजिशन का कोई मेंबर है और सुनी सुनाई बात कर रहा है और किसी के करैक्टर असैसिनेशन कर रहा है। पहली तो बात यह कि इमरान खान साहब, अगर आप वाकई अपने इस मुल्क के ज़िम्मेदार वज़ीर-ए-आज़म समझते हैं अपने आप को, तो जो सहाफ़ी पैसे लेते हैं उनके खिलाफ आप खुद मुकदमे दर्ज कराएं और उनके नाम लें, कौम को बताएं। अगर आप नाम नहीं ले रहे, इसका मतलब है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैं चैलेंज करता हूं वज़ीर-ए-आज़म को और उनके वज़ीर इत्तलात को कि मैं बताऊंगा कि आपकी हुकूमत कौन कौन से यूट्यूबर को आपने हुकूमत के ओहदे दिए, नोटिफिकेशन बाकायदा जारी किए, फिर जब वो वहां पे नहीं चल सके फिर आपने उनको मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में भर्ती कराया हुआ है। वो आपकी पार्टी के पेरोल पे हैं, आपकी हुकूमत के पेरोल पे हैं और आप उनको पैसे देते हैं। ये मैं आप इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं दावा कर रहा हूं, मुझे गलत साबित करें, मैं आपको चैलेंज करता हूं। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये जो आप कहते हैं कि पेका ऑर्डिनेंस जो है ये तो 2016 में बना था, तो भाई 2016 में आपने जो कहा था कि ये फाशिस्ट कानून है और उस वक्त आपने हमारी आवाज में आवाज मिलाई थी, हमने भी उस वक्त कहा था ये फाशिस्ट कानून है, तो आपने हमारी आवाज में आवाज मिलाई। अब आप उसी फाशिस्ट कानून को अमेंड करके आगे बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप भी एक फाशिस्ट कानून को मजीद फाशिस्ट बना रहे हैं। तो अगर नवाज शरीफ फाशिस्ट था तो इमरान खान सुपर फाशिस्ट है। तो ये इस पर कहीं ना कहीं बात रुकनी पड़ेगी। बहरहाल ये तो हो गई जो अहम एक कुछ मामला थे। अब चलते हैं जी चौधरी बरदरान की जो मीटिंग हुई है उस पर। नसीम, मैंने आपको महीना पहले भी बताया था कि मिसलीड करें सबको। एक तो मैंने आपको ये बताया था कि कोई पॉलिटिशियन जो है वो मीडिया को सही बात नहीं बता रहा, क्योंकि ये जो सारे लोग हैं ना, ये जब आपस में मिलते हैं, ये जो एक दूसरे को मिलते हैं, मौलाना फजलुर रहमान चौधरियों को मिलते हैं, आपको मुझे तो नहीं बताएंगे फिर नहीं वो ये कहते हैं कि भाईजान, जब मैंने इन सब को पूछा है बारी बारी अलग-अलग कि आप क्यों नहीं मीडिया को बता रहे, तो वो बड़े गुस्से में आ कहते हैं यार हमारी सियासत के फैसले आपकी स्क्रीन पे होंगे, आप लोग हमसे पूछते हैं खबर देने से पहले, तो हम क्यों आपको बताएं। और दूसरी बात यह है कि वो कहते हैं कि ये एक बहुत सीनियर पॉलिटिशियन ने जो इस मुल्क के बहुत बड़े ओहदे पे रहे हैं, वो कहते हैं जी कि आजकल के दौर में जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन इज पावर, इन्फॉर्मेशन इज मनी, तो हम आपको खबर दे दें, आप खबर अपने टीवी चैनल पर चलाएं, आपकी असेसमेंट क्या है? और आपके मालकान जो हैं वो पैसे कमाएं, तो और फिर हमारी करैक्टर। अच्छा नहीं आप अपनी असेसमेंट बताएं। मैंने आपको देखिए, मैंने आपको महीना पहले बता दिया था। आपने कहा था कि लोग टूटेंगे। नहीं, मैंने आपको एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पे कही थी, आप उसका क्लिप भी नहीं। मैंने आपको ये कहा था कि पीपल्स पार्टी और PMLN दो पार्टियां जो हैं, ये काफ लीग और MQM के बगैर भी तहरीक में एतमाद कामयाब कर सकती हैं। इनकी जो लिस्टें बनी हुई हैं, इन्होंने एक दूसरे के साथ तबादला किया है। ये सिर्फ आसिफ जरदारी साहब ने जिद डाली हुई थी कि नहीं, चौधरियों को और MQM को भी साथ लेके चलें, वरना शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे, ना ही नवाज शरीफ साहब इंटरेस्टेड थे। अब मुस्लिम लीग नून ने फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करके चौधरियों के घर जाके उनको इन्वाइट करके उनको गुलदस्ता देके जरदारी साहब की जिद पूरी की है। ठीक है, अब जरदारी साहब लाहौर छोड़ के आगे बैठ गए इस्लामाबाद। ठीक है, अब मेरा नहीं ख्याल वो वापस लाहौर जाएंगे। ठीक है, अब चौधरी साहब ने जो बात आज इमरान खान से की है, तो क्रेडिट किसको जाता है? क्रेडिट तो जरदारी साहब को और शहबाज शरीफ को जाता है। और कल जो इमरान खान साहब ने इतना बड़ा रिलीफ दिया है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है, ये उनका पॉजिटिव पहलू है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इसका भी क्रेडिट आप माने ना माने अपोजिशन ही को जाता है। ना अपोजिशन लॉन्ग मार्च का ऐलान करती, ना तहरीक में एतमाद का ये सारा ड्रामा शुरू होता, ना आवाम को रिलीफ मिलता।
तो अपोजिशन का भी शुक्रिया और इमरान खान का भी शुक्रिया, क्योंकि कम से कम अवाम को तो रिलीफ मिला ना। अवाम को रिलीफ मिला। आगे क्या होगा? आप अपना तज्जिया बताएंगे, जो अब आप देख रहे हैं डेवलपमेंट्स पिछले 2-3 दिनों से। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे जाहिर है यही सवाल होगा बड़ा कि पंजाब में होगा या सेंटर पे होगा, और होगा या नहीं होगा। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब होगा तब होगा। फिलहाल तो ये है कि जो मीटिंग्स हैं, दो चीज़ें तो हो गई हैं। एक तो प्राइम मिनिस्टर ने जो कल स्पीच की है वो एक इलेक्शन स्पीच थी। वो जो होता है ना कि जब ख़तरा होता है आपको कि यार मैं जा सकता हूँ तो ये देख लो मैंने ये चीज़ें कर ली थी, उस टाइप की वो इलेक्शन मोड में बिल्कुल आ गए हैं। बाकी दूसरा उनको रियलाइजेशन भी हो गई है फाइनली, पहले भी थोड़ी बहुत हुई थी पर इस दफ़ा मैसिवली हुई है कि हुकूमत को ख़तरात हैं, इसीलिए ये MQM से भी थोड़ी सी मैं समझता हूँ डिफ्यूज़ हुई है। इलेक्शन का ये नहीं कहा जा सकता पाकिस्तान की सियासत का कि 2 दिन बाद क्या होगा, क्योंकि ना MQM पे एतबार किया जा सकता है। तो सुबह को कुछ कहते हैं, दोपहर को कुछ, शाम को कुछ, और ना ही चौधरी बरादरान पे किया जाता है। बेटा कुछ कहता है, बाप कुछ कहता है, चाचा कुछ और कह देता है। फिलहाल जो है वक्ती तौर पे मुझे डिफ्यूजन नज़र आ रहा है। और साथ में शामुद कुरैशी भी जब ये खबर देते हैं कि जहांगीर तरीन की भी खैर आफियत दरियाफ्त की गई है, तो ये जो 3 इत्तेहादी थे वो जब डिफ्यूज़ हो जाते हैं, और उसकी मेरा ख्याल बुनियादी वजह यह है कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए को भी 100 दफ़ा सोचना पड़ता है कि किसी को लेके आएँ और जब उतारें और तो कई दफ़ा फिर जो है मुतबादल, या तो ना बाकी कोई बता रहे हों कि हम ही आएंगे और जादू की छड़ी चढ़ाएंगे और मुल्क के मसले हल हो जाएंगे, वो नहीं नज़र आ रहा। जो भी सिनारियो ले ले आगे केओस ही नज़र आ रहा है, इक़्तिसादी प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, सियासी प्रॉब्लम नज़र आ रही हैं। तो इसमें फिर वो 100 दफ़ा वो भी उनका भी वही हाल होता है, सुबह कुछ और सोचते हैं, दोपहर को कुछ और, जब तक हो नहीं जाता इन रियलिटी तो बाकी सारा कुछ हवा में है। सो आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट कि जी मैं आपको ये उसके अंदर से क्रिस्टल बॉल में से बता दूं कि ये परसों होने वाला है, क्योंकि जिन्होंने ये फैसले करने हैं जब आप उनके पास जाएं वो आपसे पूछ लेते हैं कि ये क्यों होना है, तो वो इंसान परेशान हो जाता है कि इनको भी नहीं पता। फ्लूइड सिचुएशन है, सारे एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, मगर फॉर द टाइम बीइंग मेरा ख्याल है हामिद भी हमारी तरफ देख रहे हैं, मेरा ख्याल है ये मेरे से शायद एग्री नहीं करते, मगर आजकल बड़ा मोहतात होकर बात करते हैं। लोगों के टेलीविजन प्रोग्राम बंद हो जाते हैं इनकी वजह से। हमारे तो नहीं हुआ, हमारे तो इसलिए बड़े मोहतात हो गए, आपसे मोहब्बत करते हैं इसलिए ख्याल करके बात कर रहे हैं। मगर मुझे लगता है वक्ती तौर पर थोड़ी सी डिफ्यूज हो गई है सिचुएशन कि ये एलाइज जो है ना ओपनली जिस तरीके से जब आप वो कहते हैं MQM भी फिलहाल, और लगारी साहब आपको पता है हमारे बुजुर्ग साथी हैं बहुत ही पुराने, ये कराची में बैठे हैं और वाकई वो जलसों का वहाँ पे बड़ा वो होगा, पर इस्लामाबाद में उसकी कोई जो है ना एकोज या उसकी लहरें नहीं पहुँची हैं। जब इस तरह के धरने निकलते हैं ना तो पूरा मुल्क परेशान होता है, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो माजी में बेनज़ीर के लॉन्ग मार्च या बाकी लॉन्ग मार्चेज होती रहीं, जिसके बाद तब्दीलियाँ आई, उसके उस वक्त होता था कि सारा पाकिस्तान भी टेलीविज़न के आगे बैठा होता था, और उस वक्त थोड़े टेलीविज़न थे कि अब क्या होगा। तो वो कोई अभी तक ये कह रहे हैं कि जरदारी साहब इस्लामाबाद में आगे बैठ गए हैं, तो बैठ ज़रूर गए होंगे, मगर फ़िलहाल जो है मुझे उसका कोई उनकी जो गेम लगाई गई थी उससे परवेज़ लाई साहब भी फ़िलहाल बैकआउट करते नज़र आते हैं। और नून लीग के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी और एक सेटबैक होगा कि इतनी शर्मिंदगी करके परवेज़ लाई के घर जाना उनके लिए ऐसे ही था कि बस आखिरी 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 शर्मिंदगी है। मैं इससे ज़्यादा सख्त लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता। उसके बाद ये पुल अबूर करने के बाद जो कि उन्होंने 20-30 साल से उन्होंने कहा नहीं परवेज़ लाई के घर नहीं जाया जा सकता, कांटा लगा दिया है, और उसके बाद भी अगर कोई उसमें से चीज़ नहीं निकलती और हाइप यहाँ पे ले जा के एकदम से ये दोबारा वंस अगेन ये सारा गुब्बारे में से हवा निकल जाती है, तो फिर ये काफ़ी अरसा लग जाएगा इस गुब्बारे को दोबारा इकट्ठा करना और हवा भरना। हवा भरने का चलें लाहौर वालों से पूछते हैं, भी महमल से पूछते हैं इसके बाद ब्रेक के बाद नाजरीन कि में भी क्या यही दिखाई दे रहा है कि हवा निकल गई है एंड सो ऑन सो फोर्थ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान यकीनी तौर पे मुतहरिक हुए। अभी कह रहे थे ब्रेक से पहले भी जो महमल ने बात की कि
प्राइम मिनिस्टर अपने भी जो लोग हैं उनसे भी मिलने लगे हैं, 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स के एमएनए से भी मिले जो कि नहीं मिलते थे। और याद रहे कि चौधरी ब्रदरान के घर आज वो गए नवंबर 2020 में गए थे आखिरी दफ़ा, तो जाहिर है कुछ उनको प्रेशर महसूस हुआ है। लेकिन ये बताएं महमल के यहाँ जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनका ख्याल तो है कि खैर मुख्तलिफ ख्याल है दोनों का, लेकिन आपको क्या लगता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के जाने से क्या ये बात कोई ज़्यादा क्लियर हो गई है कि जो चौधरी ब्रादरान हैं वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ नहीं जाएंगे? हाउ डज इट फील इन लाहौर? हतमी बात तो जाहिर है नहीं है किसी के पास, लेकिन फिर भी देखिए नसीम, पहली चीज तो ये है कि इत्तेहादी किसी भी हुकूमत से जब अलहदा होना होता है तो मेरे ख्याल में वो 2-3 वजूहात की बिना पर होता है। एक तो शायद या तो उनको लग रहा हो कि हुकूमत जाने वाली है, बिल्कुल जो है उनको गारंटी हो इस चीज की, और उसमें आपको मालूम है कि कुछ फैक्टर्स और भी होते हैं, तो या तो वो तब छोड़ते हैं अगर कोई अनपॉपुलर गवर्नमेंट हो, या हो कि उनको के इलेक्शन बिल्कुल आने वाले, इलेक्शन जब वक्त करीब होता है तो उस वक्त अगर हुकूमत इतनी पॉपुलर नहीं है और उनको लगता है कि बेहतर है कि हम अलहदा हो जाए और हम अगले इलेक्शन में जाने से पहले अलहदा हो जाए, तो वो होता है। अच्छा, ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि जब ऑपोजिशन की, जिस तरह मीर साहब ने बात की है कि ये बात दुरुस्त है कि ऑपोजिशन जो है वो रिलाय नहीं कर रही कि इत्तेहादियों के वोट के ऊपर एज सच, वो जो अपनी मेहनत कर रहे हैं वो पीटीआई के अंदर के लोगों के ऊपर ही कर रहे हैं। जब ऑपोजिशन भी इत्तेहादियों को मिली तो उनमें इस तरीके की भी बातचीत भी हुई कि चले आप हमारा साथ देना से, लेकिन कम से कम आपको इसका सियासी फायदा तो होगा, जो कि हमने देखा है कि हो रहा है। और बिल्कुल उसी तरह के जिस तरह ऑपोजिशन की ये सारी जो मीटिंग्स और ये हलचल की वजह से अवाम को भी रिलीफ मिला है, तो इसके अंदर ऑपोजिशन का बहुत बड़ा किरदार है कि इत्तेहादियों को भी कोई रिलीफ या फायदा या कोई इस तरह की चीज मिली हो और साथ साथ अवाम को भी, तो ये जो है ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर इस वक्त जो जहां तक ये बात है कि क्या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होगा नहीं होगा, देखिए बात तो ये है कि हुकूमत वक्त हमेशा स्ट्रॉन्ग फुटिंग के ऊपर होती है, उनके पास ऐसे पॉलिटिकल टूल्स भी होते हैं, ऐसी चीजें भी होती है, तो पलड़ा हुकूमत वक्त का भारी जरूर होता है। लेकिन इस वक्त अगर ये कहें कि ऑपोजिशन के भी उसमें दम नहीं है तो ये भी गलत बात होगी, क्योंकि ऑपोजिशन ही की वजह से हुकूमत भी थोड़ी सी घबरा गई, क्योंकि हम हुकूमत को हमेशा ये बात करते सुनते थे कि हमें तो कोई इनसे खतरा नहीं है, कोई डर नहीं है, तो फिर ये क्या वजह है कि जिस तरीके की हम हुकूमत के अंदर भी हलचल देख रहे हैं तो वो ऑपोजिशन ही की वजह से और किसी खतरे की ही वजह से। अच्छा, हलचल तो मुझे नहीं मालूम, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपनी तकरीर भी कर दी, लोगों ने वाह भी कर दी, वो इधर उधर जाके लोगों से मिल भी रहे हैं, वैसे बज़ाहिर तो कोई उनको नजर नहीं आता कि वो कोई। आज कैबिनेट की मीटिंग थी, कैबिनेट की मीटिंग छोड़ के चौधरियों के दरबार पे हाजिरी दी है, तो कोई बात पॉलिटिकल मूव नहीं, मैं कह रही हूँ पॉलिटिकल मूव किया उन्होंने। हाँ तो ठीक है, मेरा मतलब पॉलिटिकल मूव किया है। कभी इस तरह सुना नहीं था कि कैबिनेट की मीटिंग छोड़ के कोई प्राइम मिनिस्टर अपने ही इत्तेहादी के पास चला जाए। अब लगारी साहब से पूछे ना, लगारी साहब ये कहा जा रहा है। अच्छा, हमें तो पक्का एक साइड पे हामिद का ख्याल है कि ये चीज पूछना बड़ा जरूरी है, ये कराची का पूछना सबसे सीनियर नहीं, ये आप ज्यादती करती हैं इनको कराची और नहीं भाई, अभी जो बात हो रही, इन्होंने वियतनाम की और जो है कोरिया की वॉर कवर की हुई है, ये हमारे सबसे सीनियर साथी हैं। अच्छा, तो आप इनसे पूछते कोरिया और वियतनाम पे जाते हैं। लेकिन ये बताइए लगारी साहब, जैसे अभी आमिर कह रहे थे प्रोग्राम में कि जी ये जो कराची से मार्च चला है इसका कोई ज्यादा असर हमें इस्लामाबाद में नजर नहीं आ रहा। सवाल तो ये है, लेकिन आप फरमा रहे थे कि बड़ी जोशो खरोश से निकल रहा है और बड़ा उसका एक इट हैज अ मेजर बेयरिंग। आप ये इन्होंने मेरे मुंह में अल्फाज डाले हैं, मैं आपसे बड़ा डरता हूं, मैंने पहले ही बताया, बड़े आप सीनियर हमारे पुराने साथी हैं। मैं ये कह रहा था कि इस मार्च का जब रहीम यार खां क्रॉस करेगी ना उसके बाद पता चलेगा। नून लीग वाले क्योंकि कह रहे हैं कि शायद हम इनके साथ ना खड़े हों, ऐसे पता नहीं। आमिर मुतीन साहब ने स्टेटमेंट बदल दिया, फेक न्यूज़ अभी तक नहीं मैंने बदली नहीं है। मैं ये कह रहा था इस जल्जले के आसार अभी इस्लामाबाद में महसूस नहीं हुए। सर यही तो कहा मैंने, सर यही कहा बिल्कुल जी लगारी साहब। एक तो ये है कि ये मार्च जो है वो है पीपल्स पार्टी का है, उसमें पीएमएलएन है भी नहीं और शायद शामिल भी नहीं होगी, उसके वो क्यों शामिल होगी इस मार्च में, उसने शामिल नहीं होना है। वो तो असम्बली की हद तक एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, बाकी मास्टर्स की सतह पर उन्होंने एक दूसरे से अलग अलग रहना है और आखिर तक ये अलग ही रहेंगे। अब हम दूसरे मसले की तरफ जाते हैं। आपको ज़्यादा खबर हो सकती है, महमल को भी ज़्यादा खबर हो सकती है कि जब इमरान खान मिलने के लिए गए हैं
तो चौधरी शुजात साहब के साथ कौन कौन थे? क्या चौधरी परवेज इलाही भी मौजूद थे उस मीटिंग के अंदर या नहीं थे? ये जरूर देख लिया जाए और उसके बाद बात की जाए, चूंकि ये बातें भी हैं, मैंने खुद नहीं ऑब्जर्व किया है, मुझे ये इतलात हैं कि जी वो नहीं थे। जी वो नहीं, थे, नहीं, वो थे, वो थे, उनके बेटे भी बेटे थे, थे। भतीजे भी थे, सब थे, ठीक है, सारे एमएनए थे। सब ठीक है, थे। ठीक है, क्योंकि ये बात उड़ी हुई थी, मैं नहीं ऑब्जर्व कर पाया था। अच्छा, दूसरा मसला ये है कि मियां शहबाज शरीफ से जाम कमाल साहब ने रब्ता किया, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो वो निकाले हुए वजीर आला हैं, उन्होंने रब्ता किया है और उनके साथ सूबे की सतह पर भी और कौमी असम्बली में भी उनके अपने अरकान भी हैं और सारे वो यकीस द किंग पार्टी है कि वो बहुत से बादशाहों की पार्टियों में से एक वो पार्टी भी है और उनकी नकलो हरकत से हमें बादशाहों की नकलो हरकत का भी अंदाज़ा होगा कि किस तरह सूरत हाल जा रही है। दूसरी बात यह है कि अपोजिशन ने मैं भी ये समझता हूँ कि होमवर्क के बगैर ऐसे ही आकर कुएं में छलांग लगाने का फैसला नहीं किया है। उनने अपने तौर पर बहुत कुछ सोच विचार करने के बाद और अपनी गिनती पूरी करने के बाद या बड़ी हद तक पूरी करने के बाद ही फैसला किया होगा कि ये बात बाहर निकालें, चूंकि PMLN तो किसी सूरत में तैयार ही नहीं थी। वो तो ये भी मानने को तैयार थी कि जी चलें 2 साल और ले लें इमरान खान, लेकिन ये खुद PMLN इस तजवीज़ के साथ आई, जिसका मतलब ये है कि उनकी जेब अच्छी खासी भारी है और उनके पास बहुत से अरकान मौजूद हैं जो इस फैसला साजी में आ सकते हैं। और अगर वो गए हैं चौधरी बिरादरान के पास तो इनके लिए और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो अपने इसको जो मूव है इसको कामयाब करें और मूव कामयाब कराने के लिए वो अरकान से राब्तों के अलावा ये यकीन भी हासिल करेंगे कि उनका साथ दिया जाएगा। मेरे ख्याल में कि बड़ी हद तक वो यकीन हासिल कर चुके हैं। बादशाह साथ देंगे। अच्छा जी जी जी, हुक्मरान जमात के अरकान उनका साथ देंगे और उनके राब्ते भी रहे हैं अपोजिशन सरकारी अरकान के साथ, ट्रेजरी बेंच के साथ PMLN के राब्ते रहे हैं और पीपल्स पार्टी के भी राब्ते रहे हैं। मैं सिर्फ अगर आप लोग इजाजत दे ब्रेक लेके वापस एक जुमला सिर्फ ऐड कर दूं दलाली साहब कि शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान पूरे में एक सीट भी नहीं है, तो लिहाजा कोई फर्क नहीं पड़ता। पीपल्स पार्टी की भी नहीं है। मेरी बात सुन लें, मैं गुजारिश कर रहा हूं कि सूरत हाल ये है कि हुकूमत के अंदर जो दाखिली रिफ्ट है वो खासी गंभीर हो चुकी है और उनके बहुत से अरकान जो हैं वो उनसे खफा नहीं है, बल्कि वो फैसला कर चुके हैं कि वो नहीं रहेंगे, कम से कम अगले इलेक्शन में वो उनके टिकट को लेना पसंद। अच्छा, ये आप अहम बात कर रहे हैं और ये बात आपने जो कही कि जेब भरी हुई है, जेब यानी कि PTI के लोगों से भरी हुई है PMLN की। अब ये बड़ा सवाल है, ब्रेक लेते ना जी, बाद आते हैं फिर पूछते हैं अपने तज्जिया नगारों से कि ये क्या हवाई बातें हैं या इसमें कुछ मुस्तनद बात हुई है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अब क्या करें, बात इस पे करनी पड़ती है क्योंकि ये मामला उसका ताल्लुक ज़ाहिर है मुल्क की फ्यूचर का ताल्लुक इससे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से। कभी कभी लगता है कि और अहम चीज़ें बात करने की, फॉरेन पॉलिसी भी है, ये सब कुछ भी है, लेकिन इन्हिसार मुल्क के चलने का इस पे है। प्राइम मिनिस्टर इज़ वेरी कॉन्फिडेंट और आज के बाद तो शायद और भी कॉन्फिडेंट होंगे, लेकिन हमारे एनालिस्ट कहते हैं और पॉलिटिशियंस कहते हैं जी PTI के लोग खूब टूटे हुए हैं और 20 कोई कहता है, कोई 14 कहता है, कोई 12 कहता है। तो फिर हामिद मीर साहब, यानी कि अगर ये क्लेम करते हैं ऑपोजिशन वाले, हमने सुनहरा राना सनाउल्लाह साहब ने हमारे शोज़ में आके कहा कि जी टूटे हैं, तो इसकी कोई इंडिकेशन एज सच नज़र आती है? किस बेसिस पे इंडिकेशन की? देखें ना, मैं तो बीइंग अ जर्नलिस्ट अपनी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। मैं 5-6 MNAs जानता हूँ PTI के जिन्होंने मुझे बताया कि वो PTI के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, वो या तो PMLN के टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे या वो 1-2 जो हैं वो कहते हैं हम JUI के टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे। 1-2 ऐसे PVP में भी जा रहे हैं, हमने सुना। वो कम है, लेकिन वो ज़्यादातर उनका ताल्लुक कराची से है, सिंध से है उनका ताल्लुक। तो मैं तो जानता हूँ ज़ाती तौर पे, लेकिन मैं उतने नहीं जानता, फिगर मेरे पास उतनी नहीं है। मेरी जितनी एक्सेस हुई है, जितने लोगों को था, वो 5-6 ही हैं वो PTI के हैं। वो कहते हैं जी
कि हम पीटीआई में नहीं रहेंगे। और उनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है माजी का ये है, माजरत के साथ मेरे दोस्त हैं सारे, तो वो पार्टियां बदलने वाले लोग हैं। हाँ। और पार्टियां वो क्यों बदलते हैं वो एक कहानी है, सबको उसका पता है। एक तो बात ये है, लेकिन दूसरी बात ये है कि एक अच्छी चीज़ इसमें ये है, इसका हर चीज़ में से एक मुस्बत पहलू भी तो होता है ना। आप देखें कि सिर्फ एक मिसाल मौजूद है पाकिस्तान में जो एक तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई थी। जब एक ज़माने में आई चौधरीगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे तो मलिक फिरोज खान नून उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाके प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। बट उसमें भी ये था कि उस वक्त जो सिकंदर मिर्जा साहब थे, मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा, वो उसकी बैक पे खड़े थे फिरोज खान नून की। लेकिन उसके बाद फिर बेनजीर भुट्टो साहबा के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई, वो कामयाब नहीं हुई। तो उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही थी तहरीक अदम एतमाद को, जतोई साहब को सपोर्ट कर रही थी, कामयाब नहीं हुई। तो एक दफ़ा कामयाब हुई है, एक दफ़ा नहीं हुई, तो बराबर है काम। तो इस मरतबा लोग कह रहे हैं जी कि मुक्तदर कूते हैं, न्यूट्रल हैं, तो बहुत अच्छी बात है वो अगर न्यूट्रल हैं। तो अगर एक न्यूट्रल गेयर में अपोजिशन जो है वो तब्दीली ले आती है बगैर काफ लीग के, बगैर MQM के, तो मेरा ख्याल है कि ये एक लोगों के लिए एक वक्ती तौर पर रिलीफ तो होगा। बट उसके बाद अगर ये हो जाता है रिलीफ इन टर्म्स ऑफ चेंज ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन उसके बाद मैं समझता हूं कि फिर जो नई गवर्नमेंट होगी उसको इमरान खान से ज्यादा मुश्किलात का सामना। मैं यही आपसे कह रही थी, आप जो कह रहे हैं ना, लगारी साहब अच्छा लगते हैं, वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के आदमी हैं। मैंने कहा कोरियन वॉर के जमाने की मिसालें देते हुए, ये तो पैदा भी नहीं होगा था कोरियन वॉर के जमाने में, लेकिन पढ़ता लिखता बहुत है। मगर मैं ये जरूर कहूंगा, अब आप लगारी साहब के हमअसर हैं तो अच्छी बात है, मगर नहीं उनकी काली मूंछों पे ना जाएं, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के हैं। मैं तो छोड़ दे उन्हें, दोस्त है लगारी साहब, ये आपके हमअसर नहीं है, संजीदा बात कर लें। ये लगारी साहब यामिर उद्दीन आपका हमअसर नहीं है। मगर संजीदा बात यह है कि वो बिल्कुल आप उनके पीटीए के बंदे भी टूटे होंगे, मगर ऑफ कोर्स ये मेमल ने बड़ी अच्छी भी बात की कि गवर्नमेंट के पास भी बहुत रिसोर्सेज भी होती हैं, पैसा भी होता है, तो वो भी खरीद सकते हैं पैसे। और ये अगर ये कोई मुस्बित बात नहीं है होती है जब ये टूटने पैसे लेके खरीदो फरोख्त शुरू हो जाए, जो कि इत्तफाकन 2008 के बाद से नहीं हुई है। जो सेनेट में हुई है वो बहरहाल खुफिया राय शुमारी है, ये ओपन हैंड से जब ये ओपनली होने लग पड़ेगी तो ये भी कोई मुस्बत चीज़ नहीं है। इससे ये जो भी अगर हुकूमत फर्ज करे नहीं कोई टूट के नहीं बन भी गई तो वो भी कायम नहीं रहेगी, वो ये फिर सिलसिला जारी रहेगा, सिलसिला जारी रहेगा। जी महमल, जी महमल, उसका नतीजा क्या होता है मैं नहीं कहता हूँ, इनका प्रोग्राम चूंकि खत्म होने वाला है। मैं सिर्फ ये याद दिलाता हूँ कि 1 साल पहले की बात है, हुकूमत कौमी असम्बली के फ्लोर पर हार चुकी है और सेनेट की सीट लूज कर चुकी है अपनी अक्सरियत के बावजूद। ये चूंकि हो चुका है, इस तरह दोबारा भी हो सकता है। जी तो सिर्फ मैं ये कह रही थी कि जो असल में जो बात मीर साहब ने भी की है ना, जो न्यूट्रल जो है ना फोर्सेस, उसकी वजह से हुकूमत जो है वो भी यानी उनको खुद से अब काम करना पड़ रहा है। तो मेरे ख्याल में जो न्यूट्रलिटी का शोर है ना, वो भी शायद पीटीआई के अंदर के अराकीन को एक चीज नजर आ रही है, शायद उसका भी कोई ये इंटरेस्टिंग बात आप कर रही हैं कि हुकूमत को खुद काम करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले लॉ मिनिस्टर ये फरमा रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर अब शायद MQM के हेडक्वार्टर्स जाएं मिलने के लिए अगले हफ्ते। लेकिन बहरहाल अब देखते हैं कि क्या होता है आने वाले दिनों में। नाज़रीन, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। ये तो बात दुरुस्त है कि तब्दीली आई भी तो उसके बाद जो हुकूमत आएगी उनके सामने कोई इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, ये यानी विल बी अ थ्रोन विद लॉट्स ऑफ थॉर्न्स ऑन इट। लेकिन बहरहाल पावर गेम में तो ये सब चलता है, देखते हैं क्या होता है, हमारी नज़र इस पर रहेगी आने वाले दिनों में। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।